हमारे साथ आज चर्चा में है नीलू पावला, जो कैंसर सर्वाइवर हैं, मल्टी मायलोमा जो एक तरीके का ब्लड कैंसर है और सर्विक्स कैंसर है। नीलू पावला बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में, कैंसर अवेयरनेस कैंप्स में, स्क्रीनिंग कैंप्स में के साथ जुड़ी हुई हैं। नीलू पावला फर्स्ट रनर अप हैं कैंसर सर्वाइवर विक्ट्री वॉक की। जितनी खूबसूरत वो दिखती हैं, उतना ही खूबसूरत उनका दिल है। कैंसर ना उनका दिल चेंज कर पाया और ना ही उनकी खूबसूरती। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी जर्नी कैसी और कितनी महत्वपूर्ण रही है उनके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए। एक मंच पे इकट्ठे किए। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और मेरा मतलब जितना भी मैं बोलूं वो थैंक यू वो कम ही है। नहीं, आप जैसे लोग जब कैंसर को हराते हैं, और मैं ये बात अपने एक्सपीरियंस से जानती हूँ कि बहुत डार्क फेज होता है जिससे निकलकर हम लोग आते हैं, और उसके बावजूद खड़े रहना, स्टेज पर एक पेजेंट जीतना, लोगों के लिए मोटिवेशन का सोर्स बनना, ये कोई छोटी बात नहीं। थैंक यू सो मच। नीनू जी, आप अपने कैंसर के बारे में और अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? एक्चुअली कैंसर वैसे मुझे लगता है ऐसा शब्द है कि जिस भी फैमिली में आता है ऐसे लगता है कि जिंदगी रुक गई है। बिल्कुल। क्योंकि कैंसर के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिमाग में आती हैं। फाइनेंशियली लोगों को लगता है, प्लस जिसको भी डायग्नोज होता है पहले तो वो वर्ड ऐसे सोचता है कि मेरे को नहीं हो सकता है, बस बाकी सब दुनिया को हो सकता है। तो जी। ये जो इसका डर है ना, ये कैंसर शब्द का ये बहुत ज्यादा है लोगों में। हम्म, तो मैं ऐसे समझती हूँ कि हम लेडीज जो शायद एक पिंपल भी अपने फेस पे लेना नहीं चाहते, जब बिल्कुल। उनको ऐसे लगता है कि कैंसर डायग्नोज हुआ है, बाल चले जाएंगे और वेट लूज होगा, पता नहीं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो सबसे पहले तो वो कैंसर के साथ साथ डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। क्योंकि मतलब लेडीज क्या, सभी मुझे लगता है कि कैंसर के बारे में इतना सुन रखा है और सब कुछ नेगेटिव ही सुन रखा है। हाँ। अ, जिसकी वजह से ये है कि लोगों को लगता है कि बस अब तो जिंदगी खत्म हो गई, अब मतलब कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में, बस अब क्योंकि एक तो इसका डायग्नोज ही बहुत देर बाद होता है। उसका रीजन मुझे एक ये भी लगता है कि शायद हम डॉक्टर्स के पास इनिशियल स्टेज में जाते ही नहीं है। और हम्म। दूसरा ये है कि कोई भी ऐसा टेस्ट कराना नहीं चाहता है कि जिसमें ये हो कि मुझे ऐसी कोई बीमारी शो हो सकती है। क्योंकि जी। आप सोचते ही नहीं हो ना कि मेरे को नहीं, मतलब हमारी शायद मेंटेलिटी वैसी है कि हम ऐसे सोचते हैं कि सबको हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता। मैं तो बहुत फिट हूँ, मैं तो अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, मैं तो योगा करती हूँ, मैं तो वॉक करती हूँ। जी। बट ये मतलब अंदर क्या चल रहा है बॉडी के कुछ पता नहीं चलता। मेरे साथ तो ये था कि डॉक्टर्स के पास जाने के बावजूद भी मेरे डायग्नोज में बहुत डिले हो गया था। शुरू ओह। में तो ये था कि मेरा सिर्फ बीपी शूट अप हो रहा था और मेरी वेट लूज हो रहा था। सबको ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत डाइटिंग कर रही हूँ या बहुत ऐसे चल रहा है, जबकि उल्टा था। मैं जो हम्म, ज्यादा परांठे खा रही थी, ज्यादा लड्डू खा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि वेट लूज हो रहा है। और जब हर कोई टोक रहा है कि मैं ऐसा कुछ कर नहीं रही हूँ, बट ऐसा मतलब क्यों हो रहा है मेरे साथ। हम्म, तो इनिशियली तो सिर्फ बीपी इशू था और कुछ नहीं था। तो मेरे हार्ट के सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, बट कुछ भी किसी भी टेस्ट में कुछ आ नहीं रहा था। तो मेरी बीपी की मेडिसिन 1 से 7 हो गई। ओह। मतलब सॉल्ट की जगह लेमन आ गया मेरी लाइफ में, बट बीपी फिर भी कम नहीं हो रहा था। और ओके। डॉक्टर्स को ऐसे लग रहा था कि मेरे फादर को है इसलिए हेरिडिटरी मेरे में आ गया है, बट यंग एज पे आ गया है। एट दैट टाइम आई वॉज ओनली 40। हाँ, वेरी यंग एज पर। तो हाँ, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा था कि मतलब हार्ट की किसी टेस्ट में कुछ आ नहीं रहा है, तो कुछ नहीं है, मतलब
तो लाइफस्टाइल चेंज, वॉक, सब कुछ। बट ये था कि बॉडी में इतनी ज्यादा वीकनेस थी कि 10 मिनट खड़ी हो रही हूँ, गिर जा रही हूँ, 2 पराठे बना रही हूँ, गिर जा रही हूँ। तो बट ये है कि 1 ईयर, मतलब हमें लगता है कि हमने इतने डॉक्टर्स को दिखाया, बट कुछ भी डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। और सबको ऐसे, मुझे जो भी मुझे मिलता था सब ऐसे पूछते थे, क्या हो गया तुझे, क्या हो गया तुझे, कि सबको मुझे देख के समझ में आ रहा था कि कोई प्रॉब्लम चल रही है, बट डॉक्टर्स को ही कुछ मिल नहीं रहा था। तो ओके। ये सारा प्रोसीजर ऑलमोस्ट 1 ईयर चला, कि 1 ईयर तक मेरा डायग्नोज ही नहीं हुआ। एंड हम्म। उसके बाद भी, मतलब जब डायग्नोज, और मैं और हस्बैंड ना अब ऐसी पोजीशन पे थे कि हम कोई टेस्ट के लिए जाते थे तो हम ऐसे बोलने लगे थे कि इस बार टेस्ट में कुछ आ जाए। हाँ, रीजन जबकि समझ हम में आ जाए। हाँ, जबकि हम हमेशा सोचते हैं कि जब भी टेस्ट के लिए गए कि कुछ नहीं आए, बट हम 1 ईयर बाद ऐसे सोच रहे थे कि मतलब अब टेस्ट में कुछ आ जाए कि एटलीस्ट ट्रीटमेंट तो शुरू है। बट टेस्ट थे कि कुछ आने को ही तैयार नहीं था। तो ओके। इस वजह से ये है कि मैं तो अपने से ये सोचती हूँ कि मैं तो कॉन्टिन्यूसली डॉक्टर्स के कांटेक्ट में थी, सब कुछ था, बट फिर भी मेरे डायग्नोज को इतनी देर लगी। अच्छे हॉस्पिटल्स में दिखा रही थी, सब था, बट तो फिर मेरा जब डायग्नोज हुआ तब मेरी 3rd स्टेज थी ब्लड कैंसर की। तो बट मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर वो 1 साल पहले पता चलता, जब एक्चुअल में सिर्फ मेरा बीपी बढ़ रहा था, तो शायद मतलब कम 2nd स्टेज होती थी, या 1st स्टेज पे ही पता चल जाता। बट वो डेस्टिनी है कि जब जो होना था वो तभी होना है। तो इसलिए हम, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि खास करके हम लेडीज अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर करती हैं, कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में हम डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं। बट मेरे को लगता है कि जहां पर भी आपकी बॉडी सिग्नल देती है, बट हम उन सिग्नल्स को लेने को कभी तैयार नहीं होते। राइट। हम्म। तो अभी जब मेरा सारा ट्रांसप्लांट सब कुछ हो गया, तो जब मैं रिव्यू के लिए गई तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि मैम, ये जो 3 मंथ्स बाद या 6 मंथ्स बाद टेस्ट कराएंगे, ये तो हम्म। प्रोटोकॉल है। बट आपकी बॉडी आपको बताएगी, और जिस दिन आपकी बॉडी आपको कुछ बताए कि मेरी बॉडी में सही नहीं चल रहा, आप उस दिन हमारे पास जरूर आओगे, चाहे आपके टेस्ट को 15 दिन हुए, चाहे 1 महीना हुआ। बिल्कुल कि सही। बस हाँ। वो प्रोटोकॉल के भरोसे नहीं चलना। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि मतलब आपकी बॉडी अगर कोई अलग सिग्नल दे रही है तो उसको समझना जरूर है, और डॉक्टर को बताना जरूर है जाके। बिल्कुल। हम्म। नीरू, जैसे आपने कहा कि आप 1 साल तक ट्रीटमेंट डायग्नोसिस में थी, डायग्नोसिस के प्रोसेस में थी, और उसी टाइम पे आपका बॉडी जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा था। हम्म। आप 2 पराठों में भी थक जाती थी। तो कहीं पे ये आया आपको कि रिपोर्ट में तो नहीं आ रहा है, पर मेरा बॉडी जो है वो लेथार्जिक हो रहा है, मेरे बॉडी में जान नहीं बची है, कुछ अंदर अनकंफर्टेबल है, कोई चीज अंदर ठीक नहीं है, कभी ये विचार आया? हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं तो हस्बैंड को बहुत बार बोलती थी ना कि कुछ तो सही नहीं है अंदर, मतलब कुछ भी। हाँ। तो जिस दिन मेरा डायग्नोज हुआ, तो हम्म। मैं शॉक्ड नहीं थी, क्योंकि उस प्रिपेयर दिन थे। तक हाँ मैं प्रिपेयर्ड थी कि कुछ तो है ही, कुछ तो आना ही है। कि हम्म। मतलब नहीं आ रहा, मुझे ऐसे लग रहा था तब प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरी मेरी बॉडी, मतलब मैं 5 मिनट चल नहीं पा रही हूँ, ये दोनों हाथ में ऊपर उठा नहीं पा रही थी। डॉक्टर्स ने आपकी फिर सब ब्लड रिपोर्ट्स भी ठीक थी, क्योंकि आपका ब्लड कैंसर था, तो ब्लड रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक थी। ब्लड ब्लड रिपोर्ट्स, आप मानो कि सिर्फ जो 15 डेज बैक डायग्नोज से उसकी हाँ। रिपोर्ट्स में खराब होनी शुरू हुई। उससे पहले मेरी सारी ब्लड रिपोर्ट्स भी 12 HB था, जो फिर 1 वीक में 12 से 6 तक पहुंचा। ओ। बट तब तक सारी रिपोर्ट्स Evaluation एकदम शुरू सही हुआ। आ रही थी। सो आप क्या कहना चाहोगे कि अपने बॉडी को ज्यादा सुनना जरूरी है, या डॉक्टर्स की बिल्कुल। रिपोर्ट पे फोकस, आपका फोकस रहना चाहिए? अब देखो, दोनों ही चीजें साथ साथ चलती हैं। बॉडी को तो ऑब्जर्व करना ही है, आपके कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है तो डॉक्टर के पास जाना ही है। बट यहाँ पे ये है कि अगर आपके टेस्ट में कुछ रिपोर्ट्स में आ नहीं रहा, तो हम्म। मतलब डॉक्टर्स भी क्या कर लेंगे ना।
तो राइट। इवन मैं जब एडमिट हो गई, जब उसके बाद भी डॉक्टर्स की टीम्स मेरे पास आती थी अलग अलग तरह की बीमारियां लेके, कि शायद टीबी रिलेटेड कुछ है, शायद नेफ्रो रिलेटेड कुछ है, तो अलग अलग टीम्स आती थी। बट फिर भी वो 1 वीक मेरे को एडमिट होके हो गया था, तब भी मेरा डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। वो तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैम जो भी टेस्ट, जो भी बीमारी हम पकड़ के चल रहे हैं आपको, वो हम्म। 2 टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, 2 नेगेटिव आते हैं, फिर हम वो बीमारी छोड़ देते हैं। ओके। देन हम्म। फिर हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरा बोन मैरो टेस्ट हुआ 1 वीक बाद। उस फिर उसमें मतलब मेरा ये डायग्नोज हो पाया। मतलब जो बेसिक टेस्ट होते हैं उसमें आपकी रिपोर्ट्स सब ठीक आ गई थी? उस हाँ, 15 डेज बैक तक तो सारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही थी। फिर जो लास्ट के, जब डायग्नोस से 15 डेज पहले एचबी कम होना गया, ईएसआर ज्यादा आया, तो उन रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी। उससे पहले सब ठीक था, जबकि मेरी बॉडी ठीक नहीं थी। बॉडी को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल। आपको कितना लगता है कि डॉक्टर चेंज करना ऐसी सिचुएशन में कितना एडवाइजेबल है? डायग्नोस होने के बाद या पहले? पहले। पहले तो मैं कहूंगी कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, कि मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे को कुछ सीरियस है, तो आपको डॉक्टर चेंज करना चाहिए। सेकंड थर्ड ओपिनियन के लिए जाना चाहिए। अगर मतलब आप श्योर हो कि मेरी बॉडी पहले जैसी नहीं है, और मेरे हाँ। साथ तो है ही है, मैं तो 3-4 डॉक्टर्स के पास गई थी। पर कोई भी डायग्नोस नहीं कर हाँ, पाया? कोई भी डायग्नोज नहीं कर पाया। ओके। और मैं जानती हूँ कि आप तो आर्मी हॉस्पिटल में एक बहुत हम्म। ही रिप्यूटेड उसमें अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी। बिल्कुल, और मेरा फिर सारा ट्रीटमेंट वहीं पे ही हुआ है। और 1 वीक बाद, मतलब 1 वीक तक ये सिचुएशन आ गई थी कि मेरा HB6 था। बट फिर उन्होंने ब्लड चढ़ाना शुरू किया, बाकी मेडिसिन, और एंड वन टेस्ट साथ साथ चल रहे थे। और 1 वीक बाद मैं फिर रिकवर कर गई। एंड अगर मेरा उस टाइम डायग्नोज नहीं होता, हम्म। तो मैं शायद फिर से हॉस्पिटल से घर आ जाती, और फिर वो सारे प्रोसीजर को पता नहीं और कितनी देर लगती है इतनी देर लगती है और शायद डायग्नोज। टाइम ज्यादा हो जाता और सिचुएशंस और डिफिकल्ट हो जाती। क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज्यादा, एक बारी तो कुछ 200, 130, 140 ऐसे हो गया था। बहुत ज्यादा। तो मुझे याद है, एक तो हस्बैंड एक बार डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि कट ऑफ लाइन क्या है, कि किस, मतलब किस फिगर तक आपको लगेगा कि नहीं, मतलब ये अब बहुत पैनिक कॉल है। क्योंकि हम लोग जो 120, 80 बीपी हमेशा सुनते हैं नॉर्मल, सडनली इतना ज्यादा शूट अप हो जाए तो पैनिक तो होता ही है, कि मतलब क्या। और अभी तो मैं सोचती हूँ कि अगर मेरा डायग्नोज नहीं होता और मेरा बीपी ऐसे ही रहता, और मेरे को कुछ हो जाता, तो हम्म। शायद यही होना था कि मेरा बीपी इतना होता था, मेरे को ब्रेन हेमरेज हो गया या हार्ट अटैक हो गया या कुछ, यही होता। मेरे को ऐसी कोई बीमारी थी, ये शायद कभी पता ही नहीं चल। राइट। राइट। एंड जिस दिन मेरा जब मेरे को फर्स्ट कीमो दी, उसके बाद मेरा बीपी नॉर्मल हो गया। बट मैं फिर भी बीपी की मेडिसिन खा रही थी, क्योंकि मतलब डॉक्टर्स भी ऐसे नहीं समझ रहे थे कि मेरा बीपी इसकी वजह से है। इसकी वजह से होगा। तो सो जब बीपी हाई होता है तो भी सिचुएशन बहुत डिस्कम्फर्टेबल हो जाती है। बिकॉज मेरा 100/60 रहता है हमेशा से, मतलब जब से मेरी सर्जरी हुई है। अगर 120 तक चला जाता है तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, मेरे को एक साइड में सर में दर्द शुरू हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है इवन 120 तक जाने में। तो आप जो बता रहे हो 135, 200, 135, तो आपका फिजिकल स्टेट बहुत डिसबैलेंस रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही है मतलब। और अगर आप 7 मेडिसिन ले रहे हो, वो मेडिसिन तो आपको रेस्ट के लिए, तो मैं तो सारा दिन सोती रहती थी, ओह। कि हाँ। बस मतलब रेस्ट चल रही है, बस कुछ नहीं है, बस हस्बैंड और बेटा जब आने वाले होते थे, तो मैं उस टाइमिंग के हिसाब से उठ के थोड़ा मुंह वॉश करती थी, कि इनको लगे कि मैं ठीक हूँ। नहीं तो हाँ। फैमिली भी पैनिक में आ जाती है ना, कि डिस्टर्ब क्या होता हो है। रहा है, और इतने देर से चल रहा है, 7 मेडिसिन भी खा रही है, डॉक्टर को भी दिखा रहे हो, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो मतलब पैनिक कॉल तकलीफ तो चाहिए। हो ही जाती है। किस तरीके का डिस्कम्फर्ट था आपकी लाइफ में जब आपको बीपी इतना हाई होता था?
एक तो ये था कि मैं कहीं पर भी 5 मिनट्स के लिए अगर खड़ी हो गई तो मैं गिरी जाऊंगी। ओ, ये तो था ही कि अगर मैं ऐसे सोचूं कि मेड नहीं आई है, मैं एक पराठा खुद बना लूं तो आ, एक के बाद ही मुझे ऐसे लगता था पहले 2 मिनट जाके लेटूं फिर एक और आके बनाऊं। तो एक ये तो था कि गिरने वाली। दूसरा, मेरी ये दोनों शोल्डर्स में बहुत पेन रहती थी। मैं मतलब टी शर्ट या कोम करने के लिए भी मुझे ऐसे लगता था कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए, कि ये हेड वाला पोर्शन बहुत हैवी रहता था। ठीक है। सो नीरू, जब आपको सेकेंड कैंसर हुआ, सर्विक्स कैंसर हुआ, तब क्या पहले कैंसर का पेन याद था आपको? और बिल्कुल। उसको लेके ज्यादा डर हुआ कि मैंने इतना कुछ सहा है, अब ये सेकेंड आया है तो वो पेन दोबारा लाइफ में सरफेस हुआ? पेन तो थी ही, उससे भी ज्यादा मुझे ऐसे था कि शायद मैं लोगों को फेस नहीं कर सकती। ओके। कि मुझे मतलब मुझे अभी भी याद है कि मैं, हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों के बिना किसी को नहीं पता था। मैं बताना नहीं चाहती थी। बताना नहीं चाहते? मैंने हस्बैंड को बोला कि मतलब मेरा मोराल बहुत अप है इस टाइम के, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा ठीक ये भी। बट जो लोग हैं ना, जो लोग, अच्छा तुम्हें फिर से हो गया, ये मैं ये वर्ड्स लोगों से सुनना नहीं चाहती थी दोबारा। सो आपका पहला एक्सपीरियंस ऐसा रहा था कि लोगों ने आपको इस तरीके से, सोशल स्टिग्मा आया आपके ऊपर? देखो अब कह सकते हो कि ऐसा तो होता ही है जब आपके बाल चले गए, कलर एकदम डार्क हो गया। मैं 38 kg की हो गई थी। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जब मैंने बाहर निकलना या जाना शुरू किया, मुझे ऐसे लगता होता था कि लोग पीछे खड़े होकर मेरी बातें ही कर रहे हैं कि हाँ। कैसी थी, कैसे लगने लग गई है ना, कैसी हो गई है, कलर कितना डार्क हो गया। कलर डार्क तो पता नहीं, मुझे लगता है बहुत लोगों ने मेरे फेस पे भी बोला है, क्या हो हाँ, गया तुझे, इतना डार्क हो गया कलर, ये वो। मतलब जिनको नहीं पता था कि मेरी ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है। और उनको फिर बताओ। और बहुत लोग मतलब ऐसे ऐसे भी कमेंट, ये कैसी बीमारी करा ली तूने, है ना। तो मतलब अब लोग तो लोग हैं, उनका तो मतलब काम ही है कि कहना है। तो सेकंड टाइम अपना लोगों का तो था ही, इवन मुझे अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स का भी था, चाहे मेरे पेरेंट्स है चाहे इन लॉज हैं, कि उनको मतलब वो अलग तरह से सफर करेंगे, कि हाँ, वो बहुत ज्यादा टेंशन, मतलब रोना उनका कि इसके साथ क्यों हो रहा है ऐसे। तो हाँ। मैं मतलब उनको भी वो पेन नहीं देना चाहती थी। तो नीरू इस जी, सोशल स्टिग्मा होता है कैंसर पेशेंट्स के साथ? होता है क्योंकि लोग मतलब लोगों को समझ ही नहीं आती है कि उस पेशेंट को डील कैसे करना है। लोग वैसे राइट। ही बात करते हैं जैसे नॉर्मल फीवर वाले पेशेंट से करेंगे, या वैसे ही उसको जाके, बट वो किसी अलग जोन में गुजर रहा होता है। उसको किसी चीज का टेस्ट नहीं आ रहा है, उसको किसी चीज का कुछ नहीं हो रहा है। तो बहुत बहुत ज्यादा उसके लिए अलग टाइप की लाइफ है। प्लस कैंसर ऐसा वर्ड है कि 24 घंटे उसके दिमाग में यही चल रहा है, अगर मुझे कुछ हो गया मेरी फैमिली कौन देखेगा। बहुत सारी चीजें हैं, जबकि ये बाकी चीजें किसी और बीमारी में ये बातें आपके दिमाग में नहीं आती हैं। राइट। तो है सुसाइड। तो सेकंड टाइम तो मैंने डिसाइड किया, तो हस्बैंड ने बहुत बोला कि कोई बात नहीं, घर वालों को तो बता देते हैं। मैंने कहा नहीं, किसी को नहीं बताना। एंड यू नो ये एक बात हमने 4-5 इयर्स ठीक होने के बाद भी किसी को नहीं बताई। एंड ओह, देन जब एयरफोर्स में एक मेरा प्रोग्राम हुआ आवाज को लेके, आवाज जब, तो वहां पे मैं फर्स्ट टाइम ये बोली कि मेरे को सेकंड, मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे सब कुछ, मुझे स्टेज से नीचे मेरी एक फ्रेंड मिली, तो कहती कि गुड, मतलब अच्छा बोलना स्टेज पे जाके ये वो। मैंने कहा प्रॉमिस करके तो रोएगी नहीं? तो हम्म, कहती नहीं रहूंगी। तो मैंने कहा अच्छा चल देखते हैं। और मैं स्टेज पे जाके, जब उसको मेरे सेकंड कैंसर के बारे में नहीं पता था, तो हम्म। जब मैं बोल रही थी सेकंड कैंसर, तो इट मतलब वो सबके लिए शॉक था, मेरी फैमिली के लिए भी और फ्रेंड्स के लिए भी।
तो वो बाद में मैं जब नीचे उतर के उसे मिली तो कहती कि तूने तो रुला ही दिया, कि मतलब हमने ऐसा सेकंड वाला ये सब कब हुआ, क्या हुआ, तुमने कैसे वो चीज सफर करी। बट हाँ, सेकंड वाले में शायद विल पावर पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, पहले वाले कैंसर से। तो सेकंड टाइम तो मुझे मेरी कोई फोटो या मेरा कुछ ऐसा होगा ही नहीं कि जब मुझे ऐसे है कि मैं बेड पे हूँ। हम्म। तो जब वो आवाज प्रोग्राम हुआ तो जो हमारे मतलब ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने मुझे पूछा कि मैम सेकंड वाले कैंसर की कोई फोटो है पीछे, मतलब हम वो हम्म। दिखा रहे हैं तो बैकड्रॉप से। फर्स्ट वाले की है बैकड्रॉप में, सेकंड की नहीं है। तो मैंने कहा सेकंड वाले में तो मैं तुम्हारे प्रोग्राम में डांस कर रही थी। तो सेकंड वाले को तो मैंने वैसे ही लिया शायद कि मतलब हाँ नॉर्मल है सब कुछ, सब जगह जा प्रोसेस है। रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी। तो हाँ, बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत टफ था तब, तो ऐसे लगा कि भगवान जी के घर से जाके वापस आए। बोन तो मैरो। अभी हाँ, अभी मैं अपना सेकंड बर्थडे तभी मनाती हूँ जिस दिन ट्रांसप्लांट हुआ था, और अभी 10 इयर्स की काउंट करके चलती हूँ अपने आप को। सच में लोग कहते हैं कि आप कैंसर के बाद आपकी एज जो है वो कम दिखने लगी है। तो मैं कहती हूँ हमारा जन्म ही तब हुआ है। तब हुआ है एक्चुअली। तो हमारी एज भी जो है वो कैंसर के बाद ही पता चलती है कि इस काउंट कर लो बिल्कुल। तब क्या है। अः नीनू, जैसे आपने सेकंड कैंसर नहीं बताया अपना, और सोशल स्टिग्मा था उस टाइम पे कि लोग आपको कुछ कह सकते हैं, या आप वो सुनना नहीं चाहती थी, या अपना मॉरल डाउन नहीं करना चाहती थी। हाँ एक्चुअली पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है ना कि सिंपैथी लोग दिखाना चाहते हैं या लोग समझ नहीं पाते हैं, एक मुझे लगता है बहुत थिन लाइन है। अ, तो आप मतलब जब लोग बोलते हैं, लोगों को ये समझ नहीं आता है कि वो सिंपैथी दिखा रहे हैं या वो लाइन क्रॉस हो गई है। हाँ, तो इसलिए मुझे सेकंड टाइम तो ऐसे लगा कि नहीं, मतलब क्योंकि मैं मतलब ये सुनना ही नहीं चाहती थी कि अच्छा दोबारा से हो गया तुझे, तुझे ही क्यों बार बार हो रहा है, क्या गलत कर रही है तू। मतलब आप क्योंकि हो सकता करना है कि चाहते हैं, आपको मेरी गिल्ट कॉन्शियस में हाँ रहना चाहते हाँ कि फर्स्ट के बाद ही शायद मतलब आपको इतनी मेडिसिन, उन सब के साइड इफेक्ट्स, सब चीजें हैं आपकी बॉडी में वो रहेंगे ही। तो हैं। सेकंड मतलब डायग्नोज होना, और मुझे याद है अभी भी जब डॉक्टर ने वो टेस्ट के लिए मतलब दिया था, बायोप्सी करके वो सिरप वो भेजा था लैब में, तो रिपोर्ट आनी थी, तो डॉक्टर ने बोला हस्बैंड को ना कि हम मतलब कैंसरस है कि नहीं उसके लिए भेज रहे हैं। इशू जब तो तक। हस्बैंड हाँ, तो हस्बैंड ने मुझे बोला ऐसे थोड़ो है कि सारे कैंसर हमें ही होने हैं, ऐसे ये तो टेस्ट करा रहे हैं बस। तो हाँ। बट मैंने उनको तब बोला था ठीक है, निकल भी आया तो क्या, डील करेंगे उस सिचुएशन से भी। तो राइट। म- मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मतलब अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग करके चलो कि आप हर पेन को सह के, क्योंकि उसके बाद की लाइफ ना, वो पेन सहने के बाद जो खुशी या वो है ना, वो अलग ही है, आप अलग जोन में ही हो फिर। मैं हमेशा कैंसर सर्वाइवर्स और नॉर्मल लोग बोलती हूँ कि ये कैंसर हाँ सर्वाइवर्स हैं और नॉर्मल लोग हैं। सो कैंसर सर्वाइवर और नॉर्मल लोग से उठ चुके हैं, चाहे वो प्यार है, चाहे वो टुगेदरनेस है, वननेस है, चाहे वो करेज है। अ, नीनू जी, आपने कहा कि मॉरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मेरा ये मानना है कि ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल हर किसी का सेम होता है, सबको बिल्कुल। सेम ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन कुछ हम्म। लोग उस जिंदगी की जंग हार जाते हैं, और कुछ लोग आपके जैसे उससे निकल जाते हैं। इसका बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता देखो कुछ तो मैं यही मानती हूँ कि आप यही कि कैंसर मतलब मुझे हो ही नहीं सकता, पहले तो आप उस चीज को लेना ही नहीं चाहते हो, है? हम्म। और फिर आपको लगता है कि मतलब आप छोड़ देते हो कि अब तो कैंसर हो गया, अब तो मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। हाँ।
तो लोग मतलब उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। आप मतलब अपना मोराल, मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जिनको मतलब कैंसर था, मेरी फ्रेंड्स के फादर या कुछ भी ना। तो मैंने उनको देखा कि बात करो जाके कि अंकल ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो वो हमेशा ऐसे ही कि अरे नहीं बेटा बस अब तो हो गया। तो मैं बल्कि बोलती होती थी कि मैं देखो मैं भी तो खड़ी हूं ना आपके सामने, हम्म। कि दो दो को हरा के बैठी हूँ। तो बट फिर भी ना, अब आप उनको, उनकी तरफ से आपको कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएंगी कि ये ऐसे सोच रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मुझे हम्म। लगता है कि ये आना बहुत जरूरी है। मैं जब ठीक होने के बाद पार्टीज में जाना मैंने शुरू किया, तो हमारे एक बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने ऐसे ही आके मुझसे पूछा। हम्म। उनके घर में भी किसी को कैंसर था, तो उन्होंने मुझसे आके एक सवाल किया कि एक बात पूछूं, सच बताओगी? मैंने कहा हाँ पूछो। कि तुम्हें पूरी पूरी ट्रीटमेंट के दौरान कभी लगा कि तुम सरवाइव नहीं कर पाओगी? हम्म। तो मैंने उनको बोला नहीं, मुझे कभी नहीं लगा। तो मतलब मैं तो ऐसे थी, बट वो रोने लगे और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के बोला गॉड ब्लेस यू। तो ये सच्चाई है, मुझे अपने पूरे ट्रीटमेंट के दौरान ये नहीं लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा, कभी नहीं लगा। और ये मैंने बहुत देखा है, जो लोग ये कहते हैं ना कि कैंसर हो गया और अब पता नहीं मेरा क्या होगा, वर्सेस वो लोग जो ये कहते हैं कि ठीक है हो जाएगा। क्योंकि मेरा खुद का थॉट ये था कि प्रोफेशनल और ये वो सारी चीजें, वो लोग सरवाइव कर जाते। सो माइंडसेट आपको लगता है बहुत कि बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा जब मेरे को जब फर्स्ट कीमो दी थी, तो जो मेरा राइट वाला पैर है, वो एकदम जो काफ मसल है वो एकदम जैसे पत्थर बन जाते हैं ना, वैसे हो गया था। तो मैं पूरा व्हील चेयर पे आ गई थी और मुझे ऐसे लगता था कि मैं कभी चलूंगी नहीं। हाँ। तो मैं अपनी कीमो के दौरान जब स्टार्ट हुई तो 1 मंथ में एडमिट रही हॉस्पिटल में। तो जबकि और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस यही था कि मेरा ये पैर नीचे नहीं लग रहा था और मैं चल नहीं पा रही थी। तो मैंने रोज डॉक्टर से पूछना कि कब कर घर भेजोगे। तो वो मुझे हमेशा बोलते थे कि तुम चल के मेरे पास आई थी, मैं तुम्हें चल के ही भेजना चाहता हूँ। कि बस मैं भी मतलब उतना ही परेशान हूँ जितना तुम हो, कि मतलब मैं तुम्हें ऐसे नहीं भेजना चाहता हूँ घर। तो खैर विद गॉड ग्रेस 1 मंथ बाद ऐसे हुआ, रोज मेडिसिन ट्राई कर करके कि मेरा पैर वो नीचे लगना शुरू हुआ। तो उन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाया, हस्बैंड को बोला कि लेके आना जाने से पहले। तो मैं उनके पास गई, तो वो मुझे बोलते हैं कि जब भी मैं तुम्हारे रूम में घुसता था, है ना, हर दिन मुझे पता होता था कि तुम्हारी पेन कल से ज्यादा है। पर जब भी हाँ। मैं तुम्हारे रूम में घुसा और मैंने पूछा कि और मैम कैसे हो, तो हाँ। कभी आज तक 1 मंथ में मैंने तुमसे नहीं सुना कि पेन है। तुम्हारे मुंह से हमेशा नहीं यही निकला कि बेटर। हाँ। कि हर दिन तुमने मुझे यही बोला बेटर। हर दिन मुझे पता था कि तुम्हारी पेन जो है वो ज्यादा है, तुम्हें टेस्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं। बट यही है शायद कि जिस वजह से मतलब तुम जब मुझे पहली कीमो दी, तो नर्सेस देती हैं वहां पे कीमो। तो हाँ। डॉक्टर आए जब राउंड पे, तो मुझे बोलते हैं कि दे दी कीमो? नर्स से पूछते हैं। तो वो कहती हाँ। तो डॉक्टर मुझे बोलते हैं कौन सी मिट्टी की बनी हो, कीमो के बाद भी हंसी रही हो तुम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एटीट्यूड होता है। मुझे याद है जब मेरे को सेकंड कैंसर हुआ तो मेरी सिचुएशन काफी खराब थी। और मुझे नहीं याद कि मैंने कभी ये बोला हो कि मेरी तबीयत खराब है। डॉक्टर पूछते थे और कैसी हो, मैं कहती थी हाँ, हाँ अच्छी हूँ। अच्छे हो। और मैं बिल्कुल ठीक राइट। हूँ, और स्माइल के साथ। इवन यहाँ तक कि सुनना देखना बोलना बंद हो गया था, बट वो स्माइल से ही होता था कि मैं ठीक हूँ। बिल्कुल। तो ये आई थिंक वो एटीट्यूड कहाँ एटीट्यूड से बहुत आता है? बहुत बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर वो है तो आपके आसपास शायद वैसा ही माहौल रहता है और आप रहता है। बड़ी जल्दी, हाँ, मतलब ठीक हो जाते हो, रिकवर हो जाते हो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। यहाँ मैं एक चीज और कोट करूंगी, वो लोग जो अभी कैंसर से लड़ रहे हैं या कुछ, कि अपने डॉक्टर से पूछना बहुत है। हाँ।
जो मैंने अपनी जर्नी में देखा कि क्या, जैसे मुझे डॉक्टर ने बोला 6 लीटर पानी पीना है आपको, कि हमें सब कुछ वॉश आउट करना है। अभी आपको ये लिक्विड ग्लूकोज चढ़ रहा है ना, पानी, एसी रूम में आप बैठे हो तो कितना पानी पी कितना सकते हो, पानी पिया? हाँ। है ना। तो एक दिन मतलब ऐसे होता था। अब ऑब्वियसली आपके फैमिली मेंबर्स तो चाहेंगे ही कि अगर डॉक्टर बोल के गए हैं तो 6 लीटर इतना इसको पियो। पिलाना ही है किसी भी तरीके से। तो मैंने बोला कि ये तो बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट डे डॉक्टर आए, तो मैंने कहा सिर्फ पानी ही पीना है क्या? तो कहते खाना नहीं। नहीं, बताओ। मैंने कहा नींबू पानी पी सकते हैं? कहते हाँ। मैंने कहा लस्सी, छाछ। मैं ऐसे नारियल पानी मैं बोलती गई और वो ऐसे ऐसे अपना अंगूठा करते गए। ठीक है। तो मैंने कहा हाँ, जब वो गए मैंने कहा हाँ अब ठीक है। अब 6 लीटर लिक्विड ही जाना है ना अंदर, तो सिर्फ पानी नहीं पीना, मैं कुछ भी पी सकती हूँ। लिक्विड जाना चाहिए। हाँ। बट क्या होता है कि जब डॉक्टर राउंड पे आते हैं, हमने 10 चीजें सोची होती हैं जो पिछले 12 आवर्स में आपके साथ हुई। सपोज आज 8 बजे डॉक्टर आए राउंड पे, फिर शाम को 8 बजे आए, फिर नेक्स्ट डे 8 बजे आए। तो जो हाँ। 12 आवर्स के दौरान आपके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं जो राइट। आप ऐसे सोचते हो कि कल डॉक्टर आएंगे ये पूछना है, कल डॉक्टर आएंगे ये पूछना है ना। हाँ। बट जब डॉक्टर आते हैं, आके तब भूल डॉक्टर जाते दो हैं सवाल आपसे करेंगे, है ना, और आपका ब्रेन वो पूरा वॉश आउट हो जाएगा कि मैंने क्या पूछना क्या था। पूछना था। हाँ। उनको भी इतने पेशेंट्स देखने हैं, तो हम्म। उनको भी ये याद नहीं है कि मतलब मुझे ये चीज बतानी हाँ। है ना। तो हम्म। अगर आप पूछते जाओगे तो इसलिए उसके बाद जब 1 वीक बाद हम देखते थे कि हम रिव्यू के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तब भी हम बहुत सारे सवाल पूछ के जाते थे कि इस हफ्ते हम्म। में जो जो हुआ कि डॉक्टर। बट वहां जाके आप वो क्वेश्चंस, क्योंकि आप डॉक्टर से कन्वर्स करने लगे और आपके माइंड से वो स्किप हो जाते हैं। कोशिश। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, लिखना शुरू करो कि आपके डॉक्टर नोट्स बनाए। आए। हाँ, डॉक्टर आए तो आपको पता हो कि मुझे यहाँ पे पेन थी, मुझे ये था, मैं ये खा सकता हूँ, मैं ये नहीं खा सकता हूँ। तो आप अपने पे वो एक लिखो सारा कुछ, ताकि कल को डॉक्टर आए तो आपके पास वो सवाल रेडी हो कि मुझे ये डॉक्टर से पूछना ही पूछना है। क्योंकि प्रिपेयर डॉक्टर्स है। के लिए सारे पेशेंट्स एक जैसे हैं, सबको एक जैसी मेडिसिन दे रहे हैं वो। बट क्या है, सबकी बॉडी पे उसका रिएक्शन अलग है। हम्म। तो डॉक्टर्स तो कॉमन चीजें बताएंगे। वो 10 पेशेंट है, 10 को वो एक जैसी चीजें बताएंगे, ठीक। बट आपकी बॉडी में जो अलग हो रहा है वो आपको डॉक्टर से पूछना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो पेशेंट्स को मैंने देखा है कि इस पॉइंट पे जाते नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि कि जैसा आपने कहा कि सब सेम चीज बताते हैं डॉक्टर हर किसी को, पर आपका बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करता है। डिफरेंट है। एंड पता नहीं हम हमेशा ना ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मुझे तो याद रहेगा, है ना, मैं तो पूछ लूंगी डॉक्टर से जाके, है ना। बट वैसा होता नहीं है। नहीं हम होता। भूल जाते हैं वहां जाके, इसलिए हम लिखना नहीं चाहते हैं। अगर हम लिखें अपनी प्रॉब्लम्स को ना, तो शायद आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट सॉल्व हो हम जाए। वो दे ही नहीं पाते हैं। हमें अपने आप पे बिल्कुल। बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। और वहां जैसे डॉक्टर सामने आते हैं, अब आधी चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। बिल्कुल। नीनू जी, आपको ये लगता है जैसे कैंसर अवेयरनेस या कैंसर स्क्रीनिंग का हम एज एन एनजीओ भी करते हैं और सारी चीजों में भी करते हैं, आपके पहले सेगमेंट में जब हमने बात करी, तो आपको क्या लगता है कि कैंसर पेशेंट की काउंसलिंग से ज्यादा हमें केयर गिवर्स की भी और आसपास के जो लोग मिले उनकी काउंसलिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है? बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जैसे मैंने अपने में देखा था, जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ तो जब मेरा डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ऐसे सोचना अभी कि आप 40 डेज के बेबी हो। हम्म। तो जितनी केयर हम उन बेबीज की करते हैं, वैसे ही आपको अपनी केयर करनी है। कि हम्म। हर चीज को डेटॉल से साफ करना है, हर चीज को, लोगों से मिलना नहीं है। बट हाँ। लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल है मुश्किल। कि मतलब अब कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है, उसको ऐसे लगेगा कि भैया मैं 100 किलोमीटर चल के आया, मैं 50 किलोमीटर चल के आया, है ना।
आप कितना भी मना करो, अब वो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो आपका कंसर्न है उस बंदे के लिए, या आप मतलब आप दुनियादारी के लिए कि हाँ भैया खबर लेने अटेंडेंस नहीं, लगा रहे हाँ नहीं जाएंगे तो अटेंडेंस नहीं लगाई तो वो सोचेगा कि मुझे देखने नहीं आए। हैं। तो केयर गिवर्स के लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों को हैंडल करना, खास करके जो क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि नहीं मिलना है ना, बट रिलेटिव्स को ये समझाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। पहली बात ये, और दूसरा जो केयर गिवर है वो अपने आप में ही बहुत परेशान है पहले उस पेशेंट को लेके, उसको राइट। बिल्कुल अच्छे से लुक आफ्टर करना है ना, हर चीज उसको टाइम पे देना। जैसे हम मेरे साथ था कि कोई भी खाना जो 2 घंटे पहले बना हुआ है आप नहीं दे सकते हो मुझे, तो बहुत सारी चीजें उसकी पहले ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जो लोग मिलने के लिए आते हैं उनको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि भैया मतलब उनकी फैमिली में, और अगर आप आए हो तो आप हेल्प करो, आप गेस्ट की तरह आके नहीं बैठो कि हाँ भैया ठीक है इसके हमें घर पे खाना पीना प्रॉब्लम खिलाओ। चल रही है। और कुछ कुछ चीजें ना मेरे साथ मतलब शॉकिंग भी हुई हैं, जैसे मैं जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए एडमिट हुई, मैं यहाँ रिलेशंस की बात करूंगी कि मतलब रिलेशंस आजकल कैसे हो गए हैं। हम्म। तो मेरे साथ एक और लड़का था जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना था। तो हम्म। जो मेरे वाला ब्लड कैंसर है उसमें ये है कि आपकी बॉडी से कीमो के बाद सेल लेके ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो मेरे हम्म। को डोनर नहीं चाहिए था, बट उसका जो ट्रांसप्लांट होना था, क्योंकि ब्लड कैंसर भी 5-6 टाइप्स का है, तो हाँ जी। उसके वाले में ये था कि डोनर चाहिए। और ये हम्म। ट्रांसप्लांट से पहले ना आपके कुछ अराउंड 35-40 टेस्ट होते हैं। हम्म। वो सब क्लियर आते हैं कि कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन नहीं है, तब आपका ट्रांसप्लांट होता है। तो उसकी सिस्टर ने उसको सेल देने थे, ठीक हम्म। है। तो जिसको भी सेल देने होते हैं उस 3 डेज पहले उसके स्टमक में इंजेक्शन लगाते हैं जस्ट टू बूस्ट अप दैट सेल्स, क्योंकि आपकी बॉडी से वो निकालने हैं। वो हम्म। सिस्टर ने आके मना कर दिया। वो लड़के के सारे टेस्ट हो चुके थे, सब कुछ था, वो एडमिट हो चुका था, उसका 4 दिन बाद ट्रांसप्लांट होना था, बट उसकी सिस्टर ने ये बोला कि मैं अपने स्टमक में इंजेक्शन क्यों लगवाऊं, मैं इतनी पेन कैसे सहूं। एंड उसके ऊपर उसका ये थॉट प्रोसेस था कि ऐसे नहीं हो कि ये प्रोसीजर करने से मेरी बॉडी में कैंसर आ जाए। तो इसलिए ऐसे लोगों को समझाना बहुत 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 जरूरी है कि कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है जो छूने से या देखने से या टच करने से या ऐसे करने से आ जाएगी। एंड प्लस दूसरा, मुझे लगता है लोगों को लगता है कि जब तक मेरी फैमिली में नहीं है ना सब ठीक है, सब ठीक है। चाहे वो आपका ब्रदर है चाहे वो आपकी सिस्टर है, कि हाँ मैं सेफ हूं ना, मैं सेफ रहना चाहिए या मेरी फैमिली सेफ रहनी चाहिए। वो हम्म। आपका ब्रदर है, आप उसको डोनेट करने को सेल तैयार नहीं हुए हो। वो भी और तो फैमिली है। और नहीं दिया उसने, वो लड़का चला गया, उसका ट्रांसप्लांट तब हो नहीं पाया था। मुझे नहीं पता कि बाद में हो पाया कि नहीं, बट ये चीज मैंने देखी। और और मैं ऐसे सोच रही थी तब कि मुझे अगर कोई और पेशेंट एडमिट है ना और मुझे ऐसे बोला जाए कि तुम अपनी बॉडी के सेल या ब्लड दे सकते हो, तो शायद हम अननोन पर्सन को भी वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अगर मेरे ये देने से उसकी जान बच सकती है। बट दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जो ऐसे सोचते हैं कि नहीं भैया मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरे और ये तक वो बहुत बीमारी ना तकलीफ आ जाए देता या मेरी फैमिली तक वो ना आ जाए। है। नीनू, ये तो एक ब्लड देने का बात थी। रिलेशन। अभी जब मैं कैंसर विक्ट्री वॉक कर रही थी, सो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, क्योंकि जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। हम्म। और जब मेरी उनसे बात हुई कि आप सर्वाइवर्स के लिए क्या ये स्पॉन्सर कर सकते हो, तो अप्रोक्सीमेटली सब ने मुझसे ये कहा कि काजल, अगर आप खरीदना चाहते हो यू कैन बाय, बट हम स्पॉन्सर नहीं कर सकते। नहीं और खरीदने करते। के लिए वो बहुत लंबी कॉस्ट आ रही थी उनकी। पर हम कैंसर सर्वाइवर के पहने हुए कपड़े या उनके बॉडी से टच हुए कपड़े हम लोग आगे नहीं दे पाएंगे, तो हम स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे। एंड
इट वाज पेन कि या एक्चुअली ये तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है और आपको नहीं पता है कि कल शायद आप उसी लाइन में होंगे। बिल्कुल, मैं वही तो बोल रही हूँ कि ना सोसाइटी को ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये ऐसी बीमारी नहीं है हाँ, कि मतलब जो छूने से या ऐसे करने से वैसे करने से हो जाएगी, और आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। आपको नहीं पता। और इस तरीके की स्टेटमेंट, मुझे लगा कि मुझे 30 साल पहले कैंसर हुआ और आज भी लोगों का माइंडसेट वही है, क्या 30 साल वही में है। कुछ चेंज नहीं हुआ? तो शायद टेक्नोलॉजी चेंज हो गई पर वो माइंडसेट वही का वही हाँ, है। लोग अपना माइंडसेट चेंज करना नहीं चाहते। हम वेस्टर्न कंट्रीज की या बाकी सारे अपने कल्चर्स मॉडर्न दिखना चाहते हैं, बट हम अपने दिमाग से या अपनी सोच में वो मॉडर्निटी नहीं लाना चाहते। हम दिखना मॉडर्न चाहते हैं पर होते मॉडर्न नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। सो हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत एजुकेटेड और बहुत ही मॉडर्न हो गए हैं, बट बैक ऑफ द माइंड हम लोग वही हैं जो आज से 30 साल पहले थे। पहले थे बिल्कुल। खास करके जब और ऐसी सिचुएशंस आती हैं तब ऐसे ही लगता है ना कि लोग वहीं पे ही हैं। लोगों का माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल है। हम कितने भी कितने अवेयरनेस कैंप, कितने टॉक, कितने लेक्चर्स लेते हैं, बट वो शायद वहीं पे सुन के बस वो 5 मिनट्स के लिए लोगों में इफेक्ट होते हैं, उसके बाद शायद फिर से दुनिया वही है। दुनिया वही आ जाती है। और कैंसर पेशेंट्स और फैमिली जरूर ध्यान से सुनती है। और मैंने फिर कैंसर विक्ट्री वॉक में ये किया था कि आप सिर्फ अपने अपने गाउन पहन के आए। उसका मेन रीजन यही था कि लोग आगे नहीं आए। और मुझे वो बहुत पेनफुल लगा कि पेनफुल ऐसी लगा। कोई बीमारी नहीं है। आप जब मुझे नहीं जानते कि मुझे कैंसर हुआ है, आप मेरे साथ एक अलग बिहेव कर रहे हो, लेकिन जब बिल्कुल। आपको पता चला है तो आपका बिहेव बेबी अलग हो गया। हो जाती है। सो ये स्टिग्मा शायद आज भी वही है। हम्म। कैंसर का कोई, उस पीरियड का, दोनों कैंसर में कोई एक ऐसा टाइम आपको याद है जहां आपको लगा कि आप टूट गए? बोन मैरो ट्रांसप्लांट के टाइम, जब ये ट्रांसप्लांट होता है तो आपकी बॉडी में हाई डोज ऑफ कीमो देते हैं कि पिछले वाले जितने सेल्स हैं वो सारे खत्म हो जाएं और सारे सेल नए। तो जो पुराने सेल हैं वो तो 3-4 डेज में खत्म हो जाते हैं, बट जो नए सेल बनते हैं वो 8 to 10 डेज, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो जो बीच में 3-4 डेज का टाइम होता है तब आपकी बॉडी में सब कुछ जीरो है। प्लेटलेट हम्म, जीरो, आरबीसी जीरो, डब्ल्यूबीसी सब कुछ जीरो है। एंड वो एक टाइम आता है जब ऐसे लगता है कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा। आपको 105 फीवर है, आप 30 to 35 टाइम लूज मोशन हो रहे हैं, आपको ब्लड वॉमिटिंग हो रही है आपको। तो वो एक टाइम था जब मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं अब सरवाइव हो पाएगा कि नहीं। बस एक वही टाइम याद है, उसके बिना मुझे कभी मतलब वो ध्यान नहीं है कि अ, और एक जो अच्छा इंसिडेंट है कि इस ट्रांसप्लांट के बाद आपको सारे इंजेक्शंस दोबारा लगते हैं, पोलियो, डीपीटी, जो हम्म, छोटे बच्चों को लगते हैं, सारे दोबारा, क्योंकि वो सब चले गए उसके साथ ही बाकी सब चीजों के साथ। तो तो मेरे को लगना था डीपीटी का शायद या कोई, तो हम गए वहीं पे ये लगते हैं जहाँ पे छोटे बच्चों को इंजेक्शंस लगते हैं। तो हम्म, हम जब गए तो नर्स बोलती है कि सर बेबी कहाँ है? हम्म। तो तो हस्बैंड बोल रहे हैं यही बेबी है हमारा, इसी को इंजेक्शन लगते हैं। तो इसीलिए इसको सेकंड बर्थ कहते हैं ना, या क्योंकि आपका बिल्कुल प्रोसेस वही शुरू हो जाता है जो पैदा होने पे होता है, फिर वही बिल्कुल। प्रोसेस है। अ, आपकी बातों से मैं अगर कुछ पॉइंट्स में आऊं तो एक तो अगर कैंसर अवेयरनेस की जरूरत है तो केयर गिवर और रिलेटिव्स के काउंसलिंग की भी उतनी ही जरूरत है। बिल्कुल। पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आपको चाहे काउंसलिंग देनी पड़े या आपको थेरेपीज लेनी पड़े, आपको उसमें जाना चाहिए। अ, मुझे ऐसे लगता है ना कि जब लोग आपको मिलने आते हैं, है ना, हम्म, तो
90% केसेस में आप देखोगे कि लोग ना अपनी किसी रिलेटिव की, दूर वाले की, किसी फ्रेंड की कुछ ऐसे कहानी सुनाएंगे। और यार लेकिन वो मेरी एक, सब दुनिया में हाँ नहीं है। हाँ, मेरी एक फ्रेंड थी, हाँ, उसके उसके फादर को भी हुआ था, फिर वो मतलब 1-2 साल ठीक रहे, फिर वो, मतलब मैं तब ये समझ नहीं पाती हूँ कि मैं जो बोल रही थी ना कि ये एक जो थिन लाइन है। आप हाँ आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हो कि 2 साल वो ठीक रहे फिर वो ठीक नहीं हुए, कि मैं भी मतलब 2 साल की, अब आप मेरे को सिंपैथी दे रहे हो कि वो ठीक हो, मैं ठीक हो जाऊंगी कि नहीं। बट हाँ हर हर एक के पास एक कहानी है, क्योंकि अब शायद हम उस दौर में हैं जहां पे मुझे लगता है कि हाँ, हर फैमिली में कोई ना कोई कोई ना कैंसर। कोई क्लोज मेंबर, 2-3 जनरेशन्स में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको कैंसर है। हाँ, क्योंकि हम अब शायद वैसे दौर में आ गए हैं, पहले होता था कि कैंसर मतलब किसी 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 को होता किसी था, को। है ना। तो बट माइंडसेट अभी भी लोगों का वही है, कहानियां अभी भी वही सुनाएंगे कि मेरी फ्रेंड के उसको था, वो ठीक नहीं हो पाए ये। तो मतलब हम क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को। यहाँ पे ये कैंसर सबसे जरूरी है कि एक तो जब आप किसी पेशेंट को मिलने जा रहे हो, ये मतलब जो भी मेरा प्रो ये देखे हैं, मैं ये जरूर कि किसी भी अपने रिलेटिव की कहानी मत सुनाओ उनको। हाँ, अगर हाँ कोई सरवाइव कर गया है, अच्छा कर रहा है लाइफ में, तो उसके बारे में उसको बताओ ताकि उसका मोराल अप हो, वो मोटिवेट हो। ना कि हाँ, उसको कि ये हो गया था, वो अब चल नहीं पा रहा है, वो अब बेड रिडन है, ये सब कहानियां उसे मत सुनाओ। नहीं सुना, उसे पता है, उसे बहुत देखा है, उसे उस टाइम पे उस चीजों की जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। नीरू जी, कभी आपको ये लगता है कि जब कभी सवाल आया हो कि मुझे ही क्यों? आता तो है ये पक्का ना, जब आपने जिंदगी में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया होता है ना, और बैलेंस लाइफ जी रहे होते हो सब, तो पता है, मैं मेरे को बहुत लोग जब मिलने आते थे ना तो ऐसे बोलते थे, नजर लग गई तुझे, नजर लग गई तुझे। तो इतनी बड़ी मैं, नजर किसने लगी? हाँ, कि नजर, मैं ऐसे बोलती होती थी कि किससे नजर लगती है, सब लोग तो हमारे ही जैसे हैं ना। कि मतलब अगर मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ तो मेरे बारे में भी कोई बुरा नहीं सोचता होगा, या अगर मैं किसी को नजर लगाने के लिए वो सब काम नहीं कर रही तो मुझे भी नजर लगाने के लिए कोई काम नहीं करेगा वैसे। अब आई डोंट नो कि ये चीजें होती हैं कि नहीं, बट ना आप इन चीजों पे विश्वास करने लगते हो जब आपके साथ ये होती है ना। तो अब अगर पार्टी जाओ या कहीं से तैयार होके वापस आ रहे हो तो आपको ऐसे लगता है कि नहीं, एक बारी नमक से हाथ धो लो, है ना, अपना ऑरा क्लीन कर लो। तो हाँ शायद वो एक डर जो बैठ जाता है आपके अंदर ना, वो होता है। मैंने अपने हस्बैंड से ये सवाल पूछा था जिस दिन मेरा डायग्नोज हुआ, उसके 2-3 दिन बाद, कि मेरे साथ क्यों, है हम्म ना, कि मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि भगवान जी ना जो अच्छे लोग हैं उनकी अच्छाई देखना चाहते हैं कि वो कितना खींच सकते हैं। हम्म और इन सब चीजों के पास उनका कोई रीजन होगा, शायद तुम अपनी इस जर्नी से आ, बहुत लोगों को दिखा पाओ कि हाँ, मतलब मोटिवेट कर पाओ, तुम्हारी जर्नी से लोग सीख पाए कुछ। तो भगवान शायद इम्तिहान लेते हैं और तुम्हारी अच्छाई का टेस्ट है कि अच्छा, तुम इतनी अच्छी हो, तुम और कितनी अच्छी हो सकती हो। बिल्कुल। हाँ, आप तो कितना सपोर्ट कर सकते हो? आ, मैं ही अपनी स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में ये चीज बोलती हूँ कि डिवाइन आपको इस अर्थ पे भेजता है और जितनी प्रॉब्लम्स देता है वो सिर्फ कुछ ना कुछ लेसन्स के लिए होती है। और आप में ईश्वर चाहता है कि आप उसकी क्वालिटीज इनवाइट करो। उसकी क्वालिटीज हैं स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी, लव, लो ह्यूमैनिटी की करना। और जब हम ऐसी चीजों से होकर गुजरते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आना शुरू हो हाँ, जाता है। शुरू हो जाओ, बिल्कुल। सो ये शायद हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ सोल रहता है कि हम प्योरीफाई तभी होते हैं
कहते हैं ना, आग में जलकर सोना तपता है, तो ये शायद वो बिल्कुल। आग थी जिससे आज तप कर निकले हैं। और हमारी इस जर्नी से अगर एक भी बंदा मोटिवेट हो जाता है तो हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हमने उसके लिए कुछ किया। कुछ किया, डेफिनेटली। आपसे बात करने के बाद मेरे को अपने जो इनिशिएटिव है उसमें ये जरूर मैं ऐड करूंगी कि काउंसलिंग सेशन फॉर केयर गिवर्स एंड फैमिली मेंबर्स, बिल्कुल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका माइंडसेट वो लोग डिसाइड कर। बिल्कुल। एक्चुअली पता होता क्या है कि अगर जैसे आज मैं हॉस्पिटल से आई तो हम्म। 1 वीक 10 डेज सब वो चीजों को फॉलो करेंगे, ठीक है। बट उसके बाद सबको लगता है कि बस हाँ ठीक है ना, अभी तो ठीक चल रहा है ये वो। जैसे पहले 1 वीक होगा सब हैंड वॉश करके आपको मिल रहे हैं, आपका वॉशरूम अलग है ना, खाना फ्रेश बन रहा है। बट 10 डेज बाद शायद वो केयर गिवर्स हैं जो मे बी उनको थोड़ा बोझ लगने लगे कि चल ठीक है कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये दाल सब्जी बनी है तू भी यही खा ले। हाँ। तो ये सब चीजें मतलब उनकी मुझे लगता है कि हर कीमो के बाद और हर ट्रीटमेंट के बाद जो केयर गिवर्स हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ज्यादा क्योंकि कुछ। जिसका ट्रीटमेंट हो गया वो तो आ गया घर, वो तो बेड पे लेटा है, वो तो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो हम्म। संभालना तो बाकी लोगों को ही है। तो हाँ। उनका उनका तो मोरल अप होना बहुत जरूरी है। मैं तभी केयर गिवर्स को साइलेंट हीरोज कहती हूँ, क्योंकि बिल्कुल। साइलेंटली सब सहते रहते हैं। और किसी कैंसर सर्वाइवर के सर्वाइवर होने का सबसे बड़ा श्रेय उसके केयर गिवर को जाता है। बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। तो हमारे केयर गिवर्स हमारे, अगर हम कहें कि हम सरवाइव कर पाए, अगर वो नहीं होते तो शायद हम हाँ नहीं कर पाते। नहीं कर। आपकी फैमिली का, मेरा बेटा तब 10th में था जब मेरा डायग्नोज हुआ, है हम्म। ना। आ, वो मेरे से बहुत बहुत क्लोज है। तो 1 मंथ मैं जब एडमिट थी तो मतलब मुझे, क्योंकि उसको कोई भी प्रोजेक्ट करना है, होमवर्क करना, सब चीजें वो मेरे साथ ही करता था बैठ के। तो मुझे लगता है कि ये जर्नी उसके लिए भी उतनी टफ थी जितनी मेरे लिए है। जब मैं 1 मंथ बाद घर आई तो अब वो बच्चे को शायद नहीं पता कि कैसे, मतलब क्या बिहेव बात करना है, करूं, हाँ क्या कैसे करूं। बिहेव करना है। तो मैं लेटी हुई थी बेड पे, वो मेरे साथ आके लेटा, है ना, और फिर मुझे बोलता है ऐसे कि अच्छा हो गया ना, कम से कम आप अभी नानी और दादी को ये तो बता पाओगी कि क्या बनाना है, ये तो रोज परांठे ही खिलाती हैं बना के। तो मतलब वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है कोशिश कर। कि मैं कल परसों चौथ कोई सब्जी बनाई थी। मेरा एक फ्रेंड है, वो रोज मेरे टिफिन से एक बाइट लेता है। तो उसने बोला कि तुम्हारी मम्मी ने सब्जी नहीं बनाई है। तो कहता, मैंने बोला कि नहीं मेरी नानी ने बनाई है। तो जबकि नानी दादी का खाना ज्यादा अच्छा होता होगा बट उस बच्चे को मुझे, तो कहता है, वो बोलता है मुझे कि जो बात तुम्हारी मम्मा के हाथ में है ना वो किसी और के हाथ में नहीं है। ये बच्चों के साथ होता है। हम तो लोग आज भी अपनी मदर का खाना अपने से कम, हमारे बच्चों को जरूर हमारा अच्छा लगा होगा, लेकिन हम लोग आज भी अपनी माँ का खाना याद हाँ करते हैं। तो उसके लिए भी बहुत टफ था वो फेस, क्योंकि एक तो हम आजकल जॉइंट फैमिलीज में नहीं है, सिंगल फैमिलीज में रहते हैं। प्लस मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में होने के कारण ये है कि हम हमेशा ही अलग रहे हैं और हाँ। दूर ही रहे हैं घर से। तो वो मेरे ही ज्यादा क्लोज था, तो उसके उसके लिए भी ये जर्नी बहुत ज्यादा टफ थी। तो आपको ऐसा लगता है कि जब पैलेटिव केयर का बहुत एक नेगेटिव लोगों के दिमाग में है कि इट इज एंड ऑफ लाइफ, पर पैलेटिव केयर इज अबाउट काउंसलिंग इमोशंस, जब कैंसर होता है तब से ही अगर हो, आपको लगता है कि इसमें फैमिली मेंबर्स की के साथ भी आके मिलना उतना ही इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। उसके बाद जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद जब मैं ठीक हो गई तो मेरी ये कोशिश रहती थी। हाँ। मैंने बहुत लोगों के साथ फोन पे बात करी, मतलब जिसका ट्रांसप्लांट हो रहा है उसकी वाइफ से या हस्बैंड से। और इवन ट्रांसप्लांट के दौरान मैं हॉस्पिटल जाके भी जो लोग बाहर बैठे होते थे उनसे जाके बात करती थी सब कुछ। यहाँ पे पता है ये एक बहुत और बहुत जरूरी है कि
जब मेरा ट्रांसप्लांट होना था ना, तो आपके सामने ना बड़ी एक रोजी पिक्चर होती है। जैसे आपने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर हम्म। बोलेंगे नहीं है, मतलब मैम ठीक हो जाएगा, बस 1 वीक के हम 3 वीक्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वीक थोड़ा डाउन जाएगा, सेकंड वीक थोड़ा टफ, थर्ड वीक से मतलब ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप किसी से भी बात करते हो ना, वैसा ही होता है। हम्म। बट जब आप अंदर आपकी कंडीशन एक्सट्रीम पे जाती है कि हम्म। आपको 107 फीवर आया, या आपको ऐसे लगा कि बस अब लाइफ खत्म, तो आप उस टाइम ऐसे सोच रहे होते हो कि सब तो बोल रहे थे कि ट्रांसप्लांट इतना मुश्किल नहीं है ना, कि ठीक हम्म। है 1 वीक ऐसे 1 वीक ऐसे, तो आप बड़े वो कैजुअल वे में चल रहे होते हो। बट मुझे हम्म। लगता है कि यहाँ पे ट्रू पिक्चर आनी बहुत ऑनेस्टी जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप फिर उस माइंडसेट के साथ जाते हो कि ये सबके साथ हुआ है, इसीलिए मेरे साथ हो रहा है, तो कुछ अलग नहीं है, वो ठीक हो गए हैं, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। बट जब आपको ऐसा है कि ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, मेरे साथ ही हो रहा है शायद, तो अब पता नहीं मैं बच पाऊंगा कि नहीं। सेल्फ डाउट में आ जाता तो जब मैं जितने लोगों को मिली उसके बाद जिनका ट्रांसप्लांट होना था, तो मैंने सबको ये बोला कि टफ है, ये चीजें होंगी तुम्हारे साथ। ऐसे है। सोच के मत चलना कि भैया बस मतलब जैसे ये कीमो चढ़ रही थी वैसे ही है, नहीं, ये उससे थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप अपना अगर माइंड स्ट्रांग करके जाओगे तो आप उस चीज को लड़ने की ताकत आप में ज्यादा होगी, क्योंकि राइट। आपको पता है कि ये मतलब चीज होनी है। पर नीनू जी, ऐसा होता है कि ये भी एक माइंड सेट पे होता है कि कुछ लोग उसको ले पाते हैं और कुछ लोगों को सिर्फ आपको रोजी पिक्चर दिखानी पड़ती है कि वो उससे पहले ही ना अपने आप को गिव अप कर दें और फिर तभी ये सोचना शुरू कर दें कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, अगर पेशेंट्स नहीं तो कम से कम जो केयर गिवर है उनको तो उनको आप पता है। बताओ। क्योंकि अंदर जाके जब मतलब ट्रांसप्लांट के दौरान आपके साथ एक जन कोई एडमिट होता है, जैसे हाँ। मेरे हस्बैंड मेरे साथ एडमिट हुए थे। तो अगर उस इंसान को तो पता हो कि ये सब चीजें इसके साथ होनी है, क्योंकि अगर पेशेंट तो वैसे ही डाउन है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, बट सामने वाले को ये पता हो कि हाँ ये सबके साथ हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, ठीक हो जाएगा। हम्म। तो एक वो थोड़ा, ये तो मैंने अपने डॉक्टर को भी बाद में बोला था केयर कि गिवर घबराए नहीं इस बात को लेके कि घबराए, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ कि ऐसा नहीं है, 107 फीवर सबको आता है, तो इनको भी आया है, तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल। सो पैनिक आ जाता है, ये सारी चीजें पैनिक हो जाती बिल्कुल। है। सो इट इज अ टफ जर्नी, इट इज वेरी टफ जर्नी। वेरी टफ। मुझे 106 फीवर आता था, मेरे पेट में पस भर गई थी। सो डेली लोग डॉक्टर्स जो थे इंजेक्शन निकालते थे, पस का इंजेक्शन लगाते थे। फॉर देम इट वाज वेरी नॉर्मल, या क्योंकि वो रोज कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका रोज काम है वो, हाँ और मेरे लिए वो लगता था कि रोज पस इतनी कहाँ से आ रही है। आ रही है बिल्कुल। और डॉक्टर्स वॉट एवर रीजन, जो भी उनका रीजन रहता होगा, वो कभी भी एक्सप्लेन नहीं करते थे इस बात। हम्म। तो ये बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट के साथ या केयर गिवर के साथ। ये जैसे आपने बोला, मैं सेम अपने हस्बैंड को बोलती होती थी, जब रोज वो सुबह भी ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, शाम को भी ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, तो मैं बोलती थी क्या फर्क पड़ जाना है सुबह की रिपोर्ट में और शाम की रिपोर्ट में एक दिन में क्या फर्क पड़ जाता क्या फर्क पड़ेगा। है बस सुबह, क्योंकि आपका ब्लड कैंसर था तो 2 टाइम होता था। यहाँ पे सुबह 6:30 बजे डॉक्टर नर्स आके आपका ब्लड ले जाएगी। सो मैं हमेशा बोलती थी, गुड पहले ही मॉर्निंग खून उसी से नहीं होती है, थी ऊपर से तुम इतना खून निकाल लेते हो रोज के रोज, जितना वाह, बनता भी नहीं होगा। फिर गुड मॉर्निंग होती है कि प्रिक करेगी और फिर साथ में गुड मॉर्निंग गुड बोलेगी मॉर्निंग करेगी सच में। हॉस्पिटल में रहने का जो पेन होता है, ट्रीटमेंट हो रही होती है, लेकिन एक फेज ऐसा होता है कि आप सिर्फ दीवारें देख रहे हो, आप सिर्फ छत देख रहे हो, आपके क्योंकि पास और आप, कुछ हाँ, भी नहीं। आप उस उस रूम टाइम पे में ऐसे बंद होके रह गए हो, बस ऐसे लगता है। ऐसे लगता है और सिर्फ दीवारें हैं और सिर्फ छत है। आप खुद उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, आप डिपेंडेंट हो। बिल्कुल। वो मूवमेंट जो डिपेंडेंसी का है, वो तोड़ती है क्या?
हाँ बिल्कुल। जब मतलब मैं व्हीलचेयर पे आई तो मुझे ऐसे लगता था कि यार मतलब लाइफ कैसे चलेगी। हम्म। मतलब आप ऐसे सोचने लगते हो कि अभी तो ठीक है अगर 4 दिन हॉस्पिटल में ऐसे है, बट सारी जिंदगी ऐसे कैसे निकलेगी, कैसे डिपेंडेंट होके रहेंगे हमेशा। तो बहुत मतलब आप रात रात को सो नहीं पाते हो, आपके दिमाग में यही चीजें घूमती रहती हैं कि अगर ऐसी ही लाइफ तो। बट अब जब वो हील पहन के फैशन शो में वॉक करो ना तो ऐसे लगता है कि वो भी दिन थे और ये भी दिन है। राइट तो राइट, क्योंकि पंजाबी मुझे में याद ना है। एक सेइंग है कि जे दिन ओ नहीं रहे तो दिन ए भी नहीं रहने। तो मतलब अगर एवरीथिंग विल पास। या बिल्कुल। मुझे याद है कि मुझे चद्दरों से उठा के शिफ्ट किया जाता था, मतलब हाँ मेरे को इतना भी। रेडिएशंस के टाइम पे ऐसे किया है ना। जब मेरी हाँ 4 इंटरनल रेडिएशंस हुई तो वो हाँ, सिजेरियन जैसे इंजेक्शन लगा के नीचे का हिस्सा पूरा सुन कर देते हैं। सुन कर देता था। तो उसमें यही था कि जब रूम में वापस लेके आए तो बेडशीट से ही स्ट्रेचर से बेड बेड पे ऐसे ही शिफ्ट करते थे। और टीवीएस के साथ जब करते हैं, हाँ। टीवीएस के साथ करते हैं ना जो। सो मेरे को बहुत टाइम तक मतलब चद्दरों से उठा के वो काउंटिंग 1 2 3 4 करके फिर वो यस शिफ्ट यस। करना उन्होंने। सो और मैं बहुत एक्टिव रही हूँ हमेशा से। मुझे लगता था कि ऐसे जीना बेटर बहुत। है कि आप चले जाओ और फिर जीरो से स्टार्ट करो, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। So, कभी आपको ऐसा एहसास हुआ कि ये नहीं कर पाऊंगी मैं? अगर मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग तो मुझे मतलब पता नहीं ऐसे लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। मैं मतलब पहले जैसी लाइफ हो जाएगी। मुझे अभी भी याद है जिस दिन मेरा डायग्नोज हुआ तो डॉक्टर ने मेरे से पूछा कि बैड न्यूज है ये वो के। तो मैंने डॉक्टर से ये सवाल किया था कि कितने दिन में मैं पहले जैसी हो जाऊंगी। हम्म। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि 6 मंथ्स। तो हम्म। मैंने बोला 2 इयर्स। मैं आपको हाँ 2 इयर्स देती हूँ। अब मैं अपनी बात पे कई बार हंसती हूँ कि मैं डॉक्टर से कैसे बात कर रही थी। तो मैंने बोला कि 2 इयर्स बट मेरे को ना पहले जैसे कर देना, जैसे मैं पहले चलती थी पहले जाती थी सब जगह। तो मैं वैसी जिंदगी ही जीना चाहती हूँ अब भी। तो उसके बाद जब मेरा ट्रांसप्लांट हो गया सब कुछ हो गया तो हमारे जो एचओडी थे वो बदले। पहले हम्म वाले डॉक्टर चले गए, सेकंड एचओडी आए। तो वो मुझे बोलते हैं अच्छा मई में तुम्हारा डायग्नोज हुआ है ना, और 4 मंथ्स की कीमो के बाद अक्टूबर में तुम्हारा ट्रांसप्लांट भी हो गया और अब दिसंबर में मैं उनके पास रिव्यू के। तो कि मैंने तो अपनी मतलब लाइफ में बहुत कम पेशेंट्स ऐसे देखे हैं कि जिनका 6 मंथ्स में ट्रांसप्लांट भी हो गया सब कुछ हो गया और ठीक है अब खुशी खुशी तुम चल के आ रही हो कि मतलब तुम्हारी विल पावर ही इतनी स्ट्रांग होगी जिस वजह से तुम मतलब ये सब इतनी जल्दी जल्दी तुम्हारे साथ हो पाया है। तो मुझे उनकी बात लगती है ये कि हाँ शायद वो विल पावर आपकी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। विल पावर के अगर इंग्रेडिएंट्स, सामग्री हम देखें, तो विल पावर के इंग्रेडिएंट्स क्या होते आ, एक तो मतलब सब ना पॉजिटिव सोचो हैं? कि मतलब ऐसे हर टाइम यही नहीं है कि नहीं मेरा तो कुछ नहीं होना। मैं मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आप अपने आसपास वैसा ऑरा तो बनाओ कि जो पॉजिटिव हो। अगर आप अपना ऑरा ही नेगेटिव बना के चल रहे हो नहीं अब तो नहीं होगा ये नहीं है। प्लस जो मुझे लगता है कि आपके फ्रेंड्स भी यहाँ पे बहुत रोल प्ले करते हैं कि आके आपको हंसा के जा रहे हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो ऐसे बोलते होते थे कि हम पूरा रास्ता ऐसे सोचते हुए आते हैं कि तुझसे बात क्या करेंगे, हम्म। है ना। बट जब तेरे पास आते हैं और हम तुम्हें नॉर्मल देखते हैं पहले की तरह बात करते हुए तो हम सब भूल के वैसे ही शुरू हो जाते हैं तुमसे बात। नॉर्मल हो जाते हैं। तो वो बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने आसपास वैसा माहौल कि आप सैड बैठे हुए हो आप दुखी हो, कोई आपसे मिलने के लिए आया ठीक है, तो वो भी अब वो हंस नहीं सकता क्योंकि आप सैड हो, है ना। हम्म। तो आप वो आपसे बात कर रहे हैं आप रोना शुरू कर रहे हो तो आपको अपनी तो सामने वाला भी आपके मोराल को या अपनी आपकी विल पावर को स्ट्रांग नहीं कर पाएगा।
तो आपको सामने वाले को, और फिर शायद मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप रोज रोते रहोगे ना, तो 2 दिन लोग मिलने आएंगे, वो तीसरी बार मिलने जाने से सोचेगा, क्योंकि उसको भी वो नेगेटिविटी अपने अंदर लेके नहीं चलनी। तो सपने। मुझे लगता है कि बस आप अपना ऑरा जो है वो थोड़ा पॉजिटिव लेके चलो। अच्छे फ्रेंड्स जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है ना, उनसे बात जरूर करो उस टाइम में। हाँ, वेंट आउट आप जरूर करिए। हाँ, जो वेंट आउट। आपको खुशी दें, जो आपसे बात करके जिनसे आप खुश होते हो। अगर कुछ खाने का मन कर रहा है वो खाओ, अपनी जो दिल की सारी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश करो। सो ये इंग्रेडिएंट है विल पावर का। पॉजिटिविटी सबसे इम्पोर्टेंट। सपनों का कितना रोल है? आपने कहा कि आप आपको आपके सपने थे कि आप ठीक होके पहले जैसा होना चाहती हैं, हील्स में चलना, पार्टीज में जाना, ये सारी चीजें थी। सपनों का कितना रोल होता है आपकी सर्वाइवरशिप में? सिर्फ सर्वाइवरशिप में क्यों, वैसे भी जिंदगी में अगर देखो तो सपनों का बहुत रोल नहीं है। हम्म। अगर हम सोचें ही नहीं, अगर हम करें ही नहीं कि मेरे पास ये होना चाहिए, या मैं अच्छी लगूंगी, मैं आज पार्टी में जा रही हूँ तो मेरे को अच्छे दिखना है, या मैं अगले दिसंबर में थाईलैंड घूमने जाना चाहती हूँ, या मैं ले देखना चाहती हूँ। तो हम्म। अगर आपकी लाइफ में सपने हैं तो आप उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करोगे। अगर आपके हम्म। पास सपने ही नहीं है, आप कुछ अचीव ही नहीं करना चाहते हो, तो फिर तो आप बस ऐसे सीधी लाइन की तरह चल रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आपकी इस जो हार्ट है वो हमेशा ऐसे ऐसे उसकी वेव्स होती हैं, वो कभी हम्म। सीधी नहीं होती। तो हम्म। वो ऊपर नीचे जा रही है, क्योंकि वो आप जब खुश हो, दुखी हो, उस हिसाब से वो सब चीजों की वो आती हैं। और वो जो जिगजैग है ना, वही बताता है कि आप जिंदा हो। मूवमेंट है जब आप। ऐसे, हाँ, जब ऐसे हो गया तो मतलब आप खत्म हो गए। तो आप अपनी जिंदगी में हमेशा ऊपर नीचे चीजें करते रहना है, अपने सपनों को अचीव करने की कोशिश करनी है। तभी तो वो फील आएगा कि मेरे को खुश रहना है, मेरे को मेरा कुछ टारगेट है, मुझे अब ये करना है। तो सपने तो बहुत होने बहुत जरूरी हैं लाइफ, कुछ भी अचीव करने के लिए। और सर्वाइव कैंसर पेशेंट्स के लिए इसलिए बहुत जरूरी होती है कि आप अपने लिए एक इमेज बना लेते हो, एक सपना बना लेते हो कि ठीक होने के बाद मैं ये करने वाला, मुझे यहाँ बिल्कुल। जाना है। तो ये सर्वाइवरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप दीवारें देख रहे हो, तो वो दीवारें हाँ, देख के आप अपने सपने देखो। उन दीवारों में जब सपने देखोगे तो आप मेरे से मतलब रिलेट कर सकते हो, क्योंकि हम दोनों उसी जर्नी से निकले हुए हैं। कि जब आप घर आते हो, आप अपने लॉन में बैठे हो या आप अपने रूम में, तो आपको ना हर चीज जो कैंसर से पहले खुशी नहीं देती थी ना, अब वो सारी चीजें खुशी देती हैं। मैंने शायद वो चिड़िया को, उस फूल को, अपनी कैंसर से पहले वो रोज आके बैठती होंगी पहले भी, बट हाँ, ना तो शायद आपके पास टाइम था, और ना तो शायद आप उन खुशियों को देखना चाहते थे, छोटी छोटी को। छोटी छोटी बट अब आप, क्योंकि आपने वो एक टफ जर्नी पास करी है, तो अब आपको वो हर छोटी चीज खुशी दे रही है। खुशी देती है। आपका अटेंशन उस पे जाता है। जाता है, बिल्कुल। आपने एक टाइम की बात की कि आपके पास टाइम नहीं था, कि आपने उन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। सो ये जो टाइम डिवाइन हमें देता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल का, वो कहीं ना कहीं हमको स्लो डाउन करता है जो हम भाग रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक प्रोसेस है आपको स्लो डाउन करने का, और जरूरी है? हाँ, शायद मतलब मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ, जब नॉर्मल रूटीन में भी अगर हम कभी कोई ऐसे बोले, मेरी फ्रेंड के फीवर आ गया यार, या 1 महीने से वॉक कर रहे थे, मेरी बैक पेन हो रही है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि भगवान जी बोलते हैं कि ऐसे तो तुम रेस्ट करोगे नहीं, है हम्म। ना, तो इसी बहाने से तुम रेस्ट करोगे। तो हाँ। शायद वो रेस्ट जरूरी है लाइफ में, वो प्रोसेस को स्लो करना जरूरी है। इस वजह से 1 1.5 महीने बाद आपको कभी फीवर, कभी हेडेक, या हर ह्यूमन बीइंग को ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि वो प्रोसेस को स्लो करने की जरूरत होती है शायद। कैंसर किसी को होगा कि नहीं होगा, ये एक डिफरेंट टॉपिक है और एक डिफरेंट
फेज है जिससे हम निकलते हैं। लेकिन बिल्कुल। खुद की नर्चरिंग, खुद को स्लो डाउन करना, खुद के बारे में फील करना, खुद को सोचना, अगर हम सिर्फ इतना ही अपनी लाइफ में करना शुरू कर दें, बिल्कुल। तो शायद हम बहुत सारी बीमारियों से उसके एक्सट्रीम रूप में आने से पहले ही हम उसको स्टॉप लगा एक सकते हाँ, लाइफ में ठहराव बहुत जरूरी है, जो मतलब अब ठहराव है नहीं है। जैसे हैं। जैसे ये सोशल मीडिया या कह लो जो आज का जमाना है, लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। लोगों में वो ठहराव नहीं है कि मतलब अपनी जिंदगी को थोड़ा सा स्लो डाउन। बहुत आजकल कोट आती है ना, थामो थोड़ा, थामो थोड़ा। क्योंकि वो हाँ, थामना लोगों ने बंद कर दिया। बंद कर दिया। और शायद यही बहुत बड़ा रीजन है बीमारी का। बिल्कुल। आज खाना, कोशिश हम लोग करते हैं कि पैसे हम इतने कमा रहे हैं तो खाना बाहर से मंगा लेते हैं। पर वो जितने आप एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हो वो सब चैनलाइज फिर इन्हीं डायरेक्शंस में होते हैं। बिल्कुल। और कैंसर का उससे लेना देना नहीं है, बिकॉज हम लोग 5 लोगों की फैमिली है। 3 भाई बहन थे हम लोग और मम्मी पापा, और जिसमें से 3 लोगों को कैंसर हुआ और 2 लोगों को नहीं हुआ। सेम खा रहे थे, सेम एटमॉस्फेयर था, सेम सब कुछ सेम था, बट पर्सनालिटीज अलग थी। बिल्कुल। आप कोविड देखो ना। हाँ, कैंसर तो एक वैसी जर्नी थी, बट कोविड जो ऐसे बोला जाता था कि छींकने से, हवा से, छूने से, सब चीजों से हो रहा है, उसमें भी ऐसा था। एक फैमिली में 5 लोग हैं, 2 को हुआ, 3 को हुआ ही नहीं, जबकि वो उनके साथ ही सो रहे हैं, सब साथ ही खा रहे हैं, सब कुछ है। तो कैंसर तो मतलब फिर ये है कि छूने से, इन सब चीजों से नहीं फैल रहा। कोविड के टाइम भी ऐसा था कि बॉडी टू बॉडी चीजें, पर्सन टू पर्सन अलग थी कि। मेरे घर में मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड दोनों को कोविड हुआ था। दोनों को कोविड था। उनके साथ में खाना खा रही थी, खाना बना रही थी, सो रही थी, पर मुझे कोविड नहीं हुआ। सेम विद मी, सेम विद मी। तो मैं तो ये बोलती थी कि वैसे तो तुम लोग कहते हो मेरी इम्यूनिटी सबसे कम है। हमारी अब सबसे तो strong है। इम्यूनिटी ज्यादा कम है। और ये मैंने देखा बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स में देखा है, अप्रोक्सीमेटली 80% कैंसर पेशेंट में देखा है उनको कोविड नहीं हुआ। हम्म। तो कुछ तो अंदर बिल्ट हुआ था जिससे हम लोग हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो गई। इम्यूनिटी भी, एंड प्लस मुझे लगता है ना कि हमारी जो दर्द सहने की ताकत है ना, वो कैंसर के बाद बहुत बढ़ गई है। मेरे को लास्ट टू लास्ट ईयर डेंगू हुआ। ओ, ठीक है। हस्बैंड यहाँ नहीं थे, एंड मैं अकेली थी, और मेरे मतलब फर्स्ट डे फीवर आया, मैंने एक पैरासीटामोल ली, उसके बाद ठीक हो गया, फीवर नहीं आया दोबारा। एंड कफ कोल्ड था, घर पे अकेली थी, तो ऐसे कुछ लगा भी नहीं कि वीकनेस लग रही है या कुछ, क्योंकि आप कुछ ज्यादा काम कर नहीं रहे हो। तो 3 डेज बाद हस्बैंड आए, तो उन्होंने मुझे ऐसे देखते ही पूछा कि तबीयत ठीक है। मैंने कहा हाँ, एक दिन फीवर आया था, वैसे ठीक है। और उस दिन रात को मैं वॉशरूम उठी, वापस आके जब बेड में लेटी, तो मुझे ऐसे लगा मेरे एंकल्स में बहुत पेन है, और ये नॉर्मल पेन नहीं है, मतलब। हम्म, तो मैंने इनको सुबह बोला कि मैं भी आपके पास आज डॉक्टर के पास चलूंगी, कि एक हम्म, बारी दिखा आते हैं। हस्बैंड का मेडिकल होना था उस दिन, तो हम दोनों गए। मैंने ब्लड सैंपल दिया, उन्होंने दिया, वापस आके ब्रेकफास्ट किया, ये चले गए ऑफिस। इनको दोबारा अपना ब्लड सैंपल देते हुए जाना था। तो वहां से मुझे इनका कॉल आता है कि, तो जो जिसने ब्लड सैंपल लिया था उसने बोला कि सर, जो मैम आपके साथ आई थी सुबह, उनको तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, उनके प्लेटलेट्स 10,000 आए हैं, ओ, और बहुत कम हो उनका हाँ डेंगू पॉजिटिव आया है। तो मतलब उससे पहले ना किसी को डेंगू हुआ था फ्रेंड सर्कल में, उसके 80,000 थे, और 80,000 पे ऐसा था कि वो बेड से उठ नहीं पा रहे हैं, ये नहीं। तो हस्बैंड ने डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने 3 4 बार वो जीरो काउंट की कि 10,000 है कि 1 लाख है। 1 लाख है, हाँ। तो उसके बाद खैर मैं एडमिट हुई, वो जब एडमिट हुई तो वो 9,000 रह गए हुए थे। ठीक है। तो बहुत कम। सब मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि 9,000 पे तुम चल कैसे रही थी, सब कुछ मतलब कैसे कर रही थी। बट मेरे को वही लगा कि हम जो इतना सह चुके हैं ना,
तो हाँ शायद मतलब अब वो बॉडी इतनी कि मतलब ये छोटे मोटे दर्द ऐसे लगते हैं कि हाँ बस। तो मैंने बाद में सोचा कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि डॉन नहीं बनना है, थोड़ा सा हाँ, भी कुछ हो तो डॉक्टर के पास जाना डॉक्टर के पास जाना है, इग्नोर नहीं करना है, अपने आप को करना फॉर है। हाँ ग्रांटेड नहीं लेना। हम लोग बहुत हाँ खासतौर पे महिलाएं, औरतें जो है ना, वो अपने आप को बहुत फॉर ग्रांटेड लेती हैं। और बिल्कुल। पता ही तब चलता है जब चीजें बहुत आगे तक निकल जाती हैं। बिल्कुल। नीनू जी, ये खत्म हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, क्योंकि इतनी हाँ लंबी जर्नी एक्चुअली हमने देखी है। और बिल्कुल। आप हाँ कुछ इस प्रोग्राम के एंड में कुछ कहना चाहेंगे? अ, अ, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि विल पावर स्ट्रांग रखो अपनी, और कठिन समय सबकी लाइफ में आता है। कैंसर ऐसा वर्ड है, उससे लड़ने की कोशिश करो रादर देन उससे डरने की कोशिश करो। बिल्कुल। डर डर नहीं बिठाओ अपने मन में। उस लड़ाई को जीत के उस कैंसर के जंग से बाहर आने की कोशिश करो। और उस बाज को याद करो जो एक टाइम के बाद अपनी चोंच तोड़ता है, अपने पंजों को घिसता है, चोंच पत्थर पे घिसता है, कि वो सब दर्द सहता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होता। या तो हाँ, वो दर्द सहे और नई चोंच और नए पंजों के साथ नया जीवन जिए, या फिर वो सब छोड़ छाड़ के अपनी जिंदगी को खत्म कर दे। तो बस ये है कि कैंसर से लड़ो, जीत के बाहर आओ और बाकी दुनिया को मोटिवेट करो। क्योंकि टफ जर्नी है, थोड़ी लॉन्ग जर्नी है, क्योंकि ट्रीटमेंट इसका थोड़ा लंबा चलता है। बट उसके बाद की जिंदगी बहुत सुंदर होगी, आपको खूबसूरत दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। बदल जाता है। जिसकी आप बात करते हैं वो फिनिक्स है। फिनिक्स अपनी चोंच भी तोड़ता है, अपने पंख, एक एक पंख अपने आप से निकाल के बाहर कर देता है। और आपने शायद हमारा नया लोगो देखा होगा, स्कार्स टू ग्लोरी का। गोरिया। वो फिनिक्स है, उसका थीम फिनिक्स पर ही है। सो जो भी सर्वाइवर है वो फिनिक्स की तरह ही स्टार बने। और बस हम यही दुआ करते हैं हम लोग, कि हम लोग अगर जिंदा हैं और इतना विल पावर हमने इतने टाइम तक रखा, और लोगों के लिए अगर हम प्रेरणा बन पाए, तो हम लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए, कैंसर सर्वाइवर्स के लिए अपना योगदान दे पाए और कुछ कर पाए। और डिवाइन की ब्लेसिंग है कि डिवाइन ने हमें इतना प्रॉस्परस बनाया है कि हम चाहेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग कर ही पाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच नीनू जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सेम हमारे प्रोसेस जो है वो सेम रहे हैं। और मुझे आज थोड़ा सा अफसोस इस बात का भी हुआ, जो मैंने फील भी किया कैंसर सर्वाइवर व्यक्तियों में, कि लोगों की मेंटालिटी नहीं बदली है। कैंसर बिल्कुल। को लेके स्टिग्मा नहीं बदला है। हम उस पे डेफिनेटली काम करेंगे। बिल्कुल, और ये बदलने की कोशिश करनी चाहिए, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस टास्क को पूरा करने के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ और लोग जुड़ेंगे और हम अपनी इस कोशिश को कामयाब कर पाएंगे। सिर्फ कैंसर पेशेंट, कैंसर सर्वाइवर, केयर गिवर ही नहीं, हमें नॉर्मल लोगों की भी लोगों जरूरत की भी जरूरत है, बिल्कुल। है। वही सोसाइटी बनाएंगे, वही आपकी आपकी जिंदगी, कैंसर को लेके जो स्टिग्मा चेंज है, ये वही लोग कर पाएंगे। बिल्कुल। इस उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।